इंडोनेशिया ने वैश्विक रक्षा बाजार में ऐसा दाम चलाया है जिसने वॉशिंगटन और अंकारा दोनों की रणनीतिक धड़कनें बढ़ा दी हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के इस शांत लेकिन निर्णायक देश ने साफ कर दिया है कि वो अब किसी भी छिपी हुई शर्त, तकनीकी जाल या सप्लाई चेन की बेड़ियों में बंद कर अपने आसमान की सुरक्षा नहीं करेगा। संदेश सीधा है। अगर तुर्की का बहुप्रचारित कान लड़ाकू विमान जकार्ता की जमीन पर उतरना चाहता है तो उसमें अमेरिकी मूल का एक भी पुर्जा नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ तकनीकी शर्त नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन को बदलने वाली राजनीतिक चेतावनी है, जो सीधे तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स की दशकों पुरानी रक्षा पकड़ को चुनौती देती है और तुर्की के सपनों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देती है। इंडोनेशिया आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वो मजबूरी से नहीं, बल्कि रणनीतिक आत्मविश्वास से उपजा है। उसके वायु बेड़े में लगभग 100 लड़ाकू विमान दर्ज हैं, लेकिन नियमित संचालन के लिए मुश्किल से 60 उपलब्ध रहते हैं। पुराने ढांचे, स्पेयर पार्ट्स की अनिश्चित आपूर्ति और अलग-अलग स्रोतों से खरीदे गए विमानों की जटिलता ने उसकी परिचालन क्षमता को सीमित किया है। कभी अमेरिकी F-16 पर निर्भरता, कभी रूसी प्लेटफॉर्म पर झुकाव और कभी ब्रिटिश हल्के लड़ाकू विमानों का सहारा। ये मिश्रित संरचना अब बदलते क्षेत्रीय समीकरणों के सामने कमजोर दिखने लगी थी। पड़ोसी सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और बढ़ती सैन्य आक्रामकता वाला चीन अपनी तकनीकी बढ़त से आगे निकल चुके हैं। ऐसे में जकार्ता ने फैसला किया कि आधुनिकीकरण अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है। इसी रणनीति के तहत इंडोनेशिया ने फ्रांस से 42 राफेल मल्टी रोल लड़ाकू विमान खरीदने का ऐतिहासिक समझौता किया। इस सौदे के पीछे केवल तकनीकी क्षमता नहीं, बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता की सोच भी छिपी है। राफेल का निर्माण करने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने इंडोनेशिया को वो भरोसा दिया जो उसे अमेरिकी प्लेटफॉर्म से नहीं मिल पाया था। फ्रांस के साथ ये सौदा जकार्ता के लिए संकेत है कि वो अब बहुध्रुवीय दुनिया में संतुलित साझेदारी चाहता है, न कि किसी एक महाशक्ति की शर्तों पर टिके रहना। ये कदम अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के उस प्रभाव को कमजोर करता है जो वर्षों से सैन्य उपकरणों के जरिए राजनीतिक दबाव बनाने का साधन रहा है। तुर्की का कान प्रोजेक्ट इसी बदलते माहौल में इंडोनेशिया के सामने आया। अंकारा ने इसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के रूप में पेश किया, जिसे वो अमेरिकी F-35 का विकल्प बताता है। लेकिन यहीं से कहानी पलट गई। इंडोनेशिया ने रुचि तो दिखाई, पर साथ ही ऐसी शर्त रख दी जिसने तुर्की की तकनीकी सीमाओं को उजागर कर दिया। कोई भी अमेरिकी मूल का कॉम्पोनेंट स्वीकार्य नहीं होगा। ये मांग सीधे उस सप्लाई चेन पर चोट करती है जिस पर तुर्की का रक्षा उद्योग अभी भी काफी हद तक निर्भर है। इंजन, एवियोनिक्स या अन्य महत्वपूर्ण सिस्टम, यदि इनमें अमेरिकी तकनीक का अंश भी है तो सौदा ठंडे बस्ते में जा सकता है। ये रुख अचानक नहीं आया। इंडोनेशिया अतीत में निर्यात प्रतिबंधों और स्पेयर पार्ट्स पर लगी रोक का अनुभव कर चुका है। जब भी राजनीतिक मतभेद उभरे, सैन्य आपूर्ति की रफ्तार धीमी पड़ी। यही कारण है कि जकार्ता अब भविष्य की किसी भी रक्षा खरीद में ऐसी निर्भरता नहीं चाहता जो संकट की घड़ी में हथियारों को निष्क्रिय कर दे। ये सीधा संदेश अमेरिका को है कि इंडोनेशिया अब दबाव की राजनीति से बाहर निकल चुका है। तुर्की के लिए ये स्थिति और भी असहज है। अंकारा लंबे समय से खुद को उभरती रक्षा शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता रहा है, लेकिन कान कार्यक्रम अभी विकास के चरण में है। यदि इंडोनेशिया जैसी बड़ी संभावित ग्राहक राष्ट्र अमेरिकी पुर्जों से पूर्ण दूरी की शर्त रखता है, तो तुर्की को अपनी पूरी सप्लाई चेन पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया समय, धन और तकनीकी संसाधनों की भारी मांग करती है। ऐसे में तुर्की की महत्वाकांक्षा और वास्तविक क्षमता के बीच का अंतर साफ दिखाई देने लगता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और परत है जो एशियाई संतुलन को नया आकार देती है। इंडोनेशिया का यह आत्मविश्वास उस व्यापक एशियाई प्रवृत्ति का हिस्सा है जिसमें देश अब पश्चिमी नियंत्रण से मुक्त तकनीकी ढांचा चाहते हैं। इसी संदर्भ में इंडिया की भूमिका उल्लेखनीय बनती है। भारत ने पिछले वर्षों में रक्षा निर्माण और तकनीकी स्वदेशीकरण पर जिस तरह जोर दिया है, उसने कई एशियाई देशों को प्रेरित किया है कि वे विविध साझेदारियां तलाशें। ब्रह्मोस से लेकर स्वदेशी लड़ाकू परियोजनाओं तक नई दिल्ली ने ये संदेश दिया है कि रणनीतिक स्वायत्तता संभव है, बशर्ते राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। इंडोनेशिया का रुख उसी सूझ की प्रतिध्वनि जैसा लगता है, एक ऐसा एशिया जो अपनी सुरक्षा का निर्णय खुद करे। अमेरिका के लिए ये संकेत चिंताजनक है। दशकों तक हथियारों की आपूर्ति उसके वैश्विक प्रभाव का प्रमुख माध्यम रही है। जब कोई देश ये कहता है कि वो अमेरिकी पुर्जों से पूरी तरह दूरी चाहता है, तो ये केवल एक अनुबंध का मामला नहीं रह जाता, बल्कि भू राजनीतिक प्रभाव के एक क्षरण का संकेत बन जाता है। तुर्की के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। क्या वो वास्तव में स्वतंत्र रक्षा निर्माता बन सकता है, या फिर उसे अभी भी पश्चिमी तकनीकी समर्थन की जरूरत है? इंडोनेशिया ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका लक्ष्य केवल आधुनिक विमान खरीदना नहीं, बल्कि ऐसी संरचना बनाना है जो संकट में भी स्वतंत्र रूप से संचालित हो सके। राफेल समझौते ने उसे एक मजबूत आधार दिया है, और कान पर रखी गई सख्त शर्त ने यह साबित कर दिया है कि जकार्ता अब सौदेबाजी की मेज पर कमजोर पक्ष नहीं है। अंततः ये कहानी एक ऐसे एशिया की है जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
इंडोनेशिया ने साहसिक रुख अपनाकर अमेरिका और तुर्की दोनों को संकेत दे दिया है कि शक्ति संतुलन बदल रहा है। जो देश तकनीकी और राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, वे केवल दावे करते रह जाएंगे। जकार्ता ने बता दिया है कि भविष्य उन्हीं का है जो शर्तें स्वीकार करने के बजाय शर्तें तय करते हैं। इंडोनेशिया के इस सख्त रुख का एक बड़ा पहलू उसकी फ्री एंड एक्टिव विदेश नीति है, जिसके तहत वो किसी भी सैन्य गुट का अस्थायी हिस्सा बनने से बचता रहा है। जकार्ता ने दशकों से संतुलन की कूटनीति अपनाई है, न पूरी तरह पश्चिम के साथ, न पूरी तरह किसी और धुरी के साथ। ऐसे में अमेरिकी मूल के पुर्जों से दूरी की शर्त उसी दीर्घकालिक सोच का विस्तार है। इंडोनेशिया जानता है कि रक्षा उपकरण केवल हथियार नहीं होते, वे राजनीतिक प्रभाव के औजार भी बन सकते हैं। इसलिए वो भविष्य की किसी भी साझेदारी में रणनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण पहलू इंडोनेशिया की मारी भौगोलिक स्थिति है। हजारों द्वीपों में फैले इस देश के लिए हवाई शक्ति केवल प्रतीक नहीं, बल्कि अस्तित्व का प्रश्न है। दक्षिण चीन सागर के आसपास बढ़ती गतिविधियां, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और समुद्री मार्गों की सुरक्षा, इन सब के बीच जकार्ता को ऐसे लड़ाकू विमानों की जरूरत है जो लंबे समय तक बिना बाहरी दबाव के संचालित हो सके। यदि किसी तीसरे देश की अनुमति पर स्पेयर पार्ट्स निर्भर हों, तो राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम में पड़ सकती है। इंडोनेशिया की रक्षा अर्थव्यवस्था भी इस निर्णय से जुड़ी है। सरकार केवल तैयार विमान खरीदने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और स्थानीय उद्योग की भागीदारी पर जोर दे रही है। फ्रांस के साथ हुए समझौते में स्थानीय सहयोग की संभावना पर चर्चा हुई है। यदि तुर्की कान परियोजना में अमेरिकी घटकों को हटाता है, तो इंडोनेशिया संभावितः उत्पादन या मरम्मत के कुछ हिस्से में भागीदारी की मांग करेगा। इससे उसके घरेलू रक्षा उद्योग को गति मिल सकती है। इस पूरे समीकरण में तुर्की की स्थिति जटिल है। अंकारा लंबे समय से खुद को स्वतंत्र रक्षा निर्माता के रूप में प्रस्तुत करता रहा है, लेकिन कई महत्वपूर्ण प्रणालियां अभी भी बाहरी तकनीक पर आधारित हैं। यदि वो इंडोनेशिया की शर्त मानता है, तो उसे वैकल्पिक इंजन, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विकसित करने होंगे। ये प्रक्रिया न केवल महंगी है, बल्कि समय साध्य भी है। इससे परियोजना की समय सीमा प्रभावित हो सकती है और अन्य पसंदीदा ग्राहकों का विश्वास भी डगमगा सकता है। अमेरिका के लिए ये घटनाक्रम एक व्यापक प्रवृत्ति का संकेत है। एशिया और मध्य पूर्व के कई देश अब रक्षा खरीद में बहुस्तरीय विकल्प तलाश रहे हैं। वॉशिंगटन की नीतियां अक्सर मानवाधिकार या राजनीतिक मुद्दों से जुड़कर हथियार सौदों को प्रभावित करती रही हैं। इंडोनेशिया ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ऐसी अनिश्चितताओं से दूर रहना चाहता है। ये संदेश केवल एक देश तक सीमित नहीं, बल्कि उन सभी राष्ट्रों तक जाता है जो वैकल्पिक रक्षा साझेदारियों पर विचार कर रहे हैं। इंडोनेशिया की वायुसेना संरचना में विविधता भी एक चुनौती रही है। अलग अलग देशों के विमानों के कारण प्रशिक्षण, मरम्मत और लॉजिस्टिक्स जटिल हो जाते हैं। अब जकार्ता एक अधिक संगठित और स्थिर ढांचा बनाना चाहता है। राफेल जैसे प्लेटफॉर्म से उसे आधुनिक कदमियतें मिलेंगी, जबकि 95वें पीढ़ी के विकल्प से भविष्य की तैयारी होगी। ये दो स्तरीय रणनीति उसे क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में मजबूती दे सकती है। एक और आयाम इंडोनेशिया की घरेलू राजनीति है। राष्ट्रीय गर्व और आत्मनिर्भरता की भावना वहां मजबूत होती जा रही है।